तो हम डिस्कस कर रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। जो इसके पहले वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करा था, जिसके अंदर मैंने आपको उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखवाया था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। मैं अभी वापस थोड़ा सा रिकैप कराऊंगा इसको। कैसे बनाते थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? ऐसे, है ना। इस पे चार्ज होता था प्लस क्यू और इक्वल अपोजिट चार्ज माइनस क्यू दूसरी प्लेट पर, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी, इन दोनों प्लेट्स का एरिया ए, ठीक है। तो उसका कैपेसिटेंस कैसे लिखते थे अपन? C इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ऐसे लिखते थे, ठीक है। A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और अगर कोई मीडियम दिया हुआ है तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ये होता था वैक्यूम के अंदर, और ये कोई मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्ट जो आपका इंडेक्स है वो क्या है? ई आर है, परमिटिविटी उस मीडियम की, ठीक है। तो ये चीज़ें होती थी। और आपको मैंने यू का फॉर्मूला भी लिखवा दिया था, जो पोटेंशियल एनर्जी इसको लिखते हैं अपन, क्या लिखते थे? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और आप लिख सकते हो उसको हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हाफ क्यू इंटू वी, ठीक है। वी क्या है यहाँ पर? वी इस दोनों की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता था, आपको याद हो तो, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मतलब वी एट प्लस माइनस वी एट माइनस, पॉजिटिव चार्ज पे कितना पोटेंशियल है, माइनस कितना पोटेंशियल है नेगेटिव प्लेट पर, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन ऐसे लिखते थे सी इक्वल्स टू क्यू बाय डेल्टा वी, ठीक है। तो ये बातें हो गई थी, ठीक है। और हमने डिस्कस करा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मतलब जो ये प्लेट्स पर चार्ज आया था, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ये कैसे आया? ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज कैसे आया था? तो हमने देखा था ये कि जो आप इसको चार्ज कैसे लेके आते हो, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हो उधर ऐसे, है ना, वी वोल्ट की प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, इधर माइनस क्यू चार्ज आ जाता था, ठीक है। तो ऐसे अपन चार्जिंग करते थे किसकी? कैपेसिटर की। तो इसकी कुछ कैपेसिटेंस होगी, इस कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होती है जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक। तो मान लो कि आपने इस कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने इसको फुली चार्ज कर दिया, इसको क्या कर दिया आपने? फुल चार्ज कर दिया। और फुल चार्ज करने पर आपके पास जो चार्ज आया, फुल चार्ज कर दिया इसको, मैक्सिमम चार्ज जितना ही ले सकता है कैपेसिटर, इतना चार्ज करके आपके पास जो चार्ज आया वो प्लस क्यू आया, ठीक है। ये फुली चार्ज हो गया अभी, ठीक है। अब इसके बाद दो केसेस हो सकते हैं। किसके बाद? आपके पास सिचुएशन अभी ये है, ऐसी सिचुएशन है आपके पास अभी, ठीक है। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, इसका कैपेसिटेंस सी है, ठीक है। अब आपके पास दो चॉइसेस है, ठीक है। पहली चॉइस क्या है? पहली चॉइस तो ये है कि जो आपने वी वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इसको रिमूव कर दो, बैटरी रिमूवल, बैटरी रिमूवल मतलब जिस बैटरी से आपने इसको चार्ज करा, जिस बैटरी की वजह से इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू चार्ज आया, उसको आप रिमूव कर दो। उसके बाद इनकी प्लेट्स की डिस्टेंस को कम ज़्यादा जैसे भी अपन को करना वो करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे पूरा केस, ठीक है। और दूसरा केस हो सकता है कि आपने बैटरी को ऐसे रखा, बैटरी एट सेम प्लेस, आपने बैटरी को हिलाया नहीं, बैटरी को रिमूव नहीं करा, जहाँ पर थी वहीं लगी रही, ठीक है। तो इस केसेस में कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, वोल्टेज कैसे चेंज होगा, अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इस कैपेसिटर के बारे में। इस कैपेसिटर में अब क्या क्या बदलाव आएंगे अगर आप बैटरी को रिमूव कर दो या फिर आप बैटरी को रिमूव मत करो, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस है अपने पास बैटरी रिमूवल। आपने फुली चार्ज कर दिया इसको, ठीक है, आपने इसको फुली चार्ज कर दिया, किसको? कैपेसिटर को। उसके बाद बैटरी को रिमूव कर दिया। क्या केस था अपने पास? ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ऐसे बैटरी लगी हुई है अभी, ठीक है। बैटरी रिमूव करने से पहले अपन कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? बैटरी रिमूवल, ये वाला केस अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपके पास अभी ये सिचुएशन है, करंट सिचुएशन ये है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू,
इस पे चार्ज है माइनस क्यू, अब से ज़्यादा चार्ज हो नहीं रही है क्योंकि मैक्सिमम चार्ज आ चुका है। ये वी है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसकी बैटरी को रिमूव कर दिया, तो बैटरी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये बैटरी रिमूव कर दी मैंने, ये मैंने बैटरी रिमूव कर दी। अब जब आप बैटरी को रिमूव करोगे तब क्या इससे चार्ज गायब हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि चार्ज हो चुका है, इस पे चार्ज आ चुका है, किस पे? पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर पे चार्ज आ चुका है। तो जब आपने बैटरी को रिमूव करा है ना, तो आपने तारों को भी रिमूव कर दिया, मतलब यहाँ से तार, अब यहाँ से ओपन हो गया ना, ये ओपन हो गया यहाँ से। अब क्या चार्ज कहीं जा सकता है? चार्ज कहीं भी नहीं जा सकता, चार्ज जहाँ है उसको वहीं रहना पड़ेगा। जब बैटरी लगी हुई थी जिसपे प्लस क्यू माइनस क्यू था, जैसे आपने तार को यहाँ से काट दिया, बैटरी को अलग कर दिया, तो ये चार्ज अब कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि चार्ज को अगर आपको चेंज करना है, इफ़ यू वांट टू चेंज चार्ज, इफ़ यू वांट टू चेंज चार्ज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें और डाल दो ताकि वो चार्ज हो, है ना, या फिर आप उसमें नेगेटिव चीज़ें डाल दो, है ना। चार्ज कैसे चेंज हो सकता है, या तो या तो इसके अंदर आप चार्ज को इंड्यूस कर दो, या फिर इससे चार्ज निकाल लो, तभी तो ये चार्ज यहाँ पर जो टोटल चार्ज वो चेंज होगा। पर यहाँ पर क्योंकि सर्किट ओपन है ना, सर्किट क्लोज्ड नहीं है, तो चार्ज फ्लो कर ही नहीं सकता। अगर चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, इसका मतलब है इस कंडीशन के अंदर जब आप बैटरी को रिमूव करते हो, इस कंडीशन के अंदर आपका जो चार्ज है, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब चार्ज के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब चार्ज के पास कोई ऑप्शन नहीं है कम ज़्यादा होने का, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि फ्लो ही नहीं हो सकता। फ्लो होने के लिए करें वो ही नहीं है, तार ही नहीं है फ्लो होने के लिए, उसके पास पाथ ही नहीं है, ठीक है, तो वो फ्लो नहीं हो सकता। तो बैटरी रिमूवल वाले केस के अंदर, किस में, बैटरी रिमूवल वाले केस के अंदर आपको याद रखना है कि चार्ज ऑन ईच प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो आपका Q होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, जब बैटरी रिमूव होती है तब चार्ज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी जब आपने इस बैटरी को हटा दिया यहाँ से, तो कोई चेंज आया क्या? नहीं, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो अभी तक तो सब कुछ बढ़िया है। मान लो कि इनके बीच की डिस्टेंस है D, इनके बीच की डिस्टेंस है D, इसका एरिया है A, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इसके अंदर E, ठीक, इसके ऊपर पोटेंशियल लगा हुआ है, कुछ पोटेंशियल होगा ना, अगर चार्ज है कैपेसिटेंस है तो पोटेंशियल भी कुछ होगा, मान लो V, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके पास है। तो जब आपने एकदम से बैटरी को हटाया तब इसमें से कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ सेम यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये जो कैपेसिटर दो प्लेट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मतलब आपने बैटरी को हटा दिया, अब मैं इन दोनों प्लेट्स को दूर लेके जा रहा हूँ, मतलब डिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। जब मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूँगा तो इसका मतलब है आपकी जो प्लेट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएगी, दूर दूर जाने लगेगी। तो क्या कर रहा हूँ मैं, डी को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो देखो क्या होगा। मैंने आपको कहा कि जो डी है डिस्टेंस, बैटरी रिमूव करने के बाद बोल रहा हूँ मैं, है ना, बैटरी रिमूव करने के बाद में डी को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो कैपेसिटेंस कैसे लिखते थे, C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ऐसे लिखते थे। अगर आपका जो डी है वो उसको आप इंक्रीज कर रहे हो, तो डी इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, तो कैपेसिटेंस आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बैटरी रिमूव करके अगर आप उन दोनों के डिस्टेंस को, दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस उसको इंक्रीज करोगे तो आपका कैपेसिटेंस डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात क्या हो सकता है, आपको पता है चार्ज ही चेंज हो गया? नहीं, चार्ज तो कांस्टेंट होता है। चार्ज तो क्या होता है, कांस्टेंट। किस केस के अंदर, जब हम बैटरी को रिमूव करते हैं, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है फ्लो करने का, बैटरी रिमूव वाले केस के अंदर, ठीक है। तो चार्ज तो कांस्टेंट ही है। अच्छा, वी जो पोटेंशियल है वो, उसको लिखते हैं अपन Q बाय सी से, जैसे अपन क्या लिखते थे, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी लिखते थे ना, तो वैसे ही मैंने V को क्या लिख दिया, Q बाय सी लिख दिया। तो आपका Q क्या है, कांस्टेंट है, और C क्या हो रहा है भाई, डिस्टेंस को मैं बढ़ा रहा हूँ तो C आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो C है आपका वो डिक्रीज हो रहा है, तो आपका जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो आपका जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। ये सब कब की बात कर रहे हैं अपन, जब आप डी को बढ़ा रहे हो। जब आप डी को बढ़ा रहे हो तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, कारण ये जो आपका चार्ज है तो कांस्टेंट रहेगा, और वोल्टेज जो है आपका वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, यू की बात कर लो, यू क्या होता है, उत्सव नहीं, पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। क्यू आपका कांस्टेंट है, क्यू आपका कांस्टेंट है। सी आपका क्या हो रहा था, सी हो रहा था आपका डिक्रीज। तो अगर आपका सी डिक्रीज हो रहा है तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। तो आप बोल सकते हो कि आप पोटेंशियल इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसी बातें हो गई। ई के बारे में डिस्कस कर लो। ई क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई कैसे लिखते थे उसको, वी बाय डी से लिखते थे, ऐसे लिखते हो। वी क्या है, वी है आपका क्यू बाय सी इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। सी क्या है, सी है आपका क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू डी। सी को मैंने लिख दिया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये डी से डी कट गया, ये आ गया आपके पास क्यू की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मतलब ई भी आपका कांस्टेंट है। तो जब आप बैटरी को रिमूव करते हो तब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप बैटरी को रिमूव करके डी को इंक्रीज करोगे तो आपका कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, आपका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा। चार्ज तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द प्लेट्स वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट ही रहेगा। क्या बात समझ में आ गई। तो ये केस था अपना किसका, बैटरी रिमूवल का। अब आप ऐसे सारे केस डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मैंने डी को बढ़ाया, आप मान लो आप ए को बढ़ा दो, ए को बढ़ा के देख लो, है ना। ए को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें उल्टी सीधी हो जाएगी। तो आप कोई भी केस डिस्कस कर सकते हो। मैंने आपको सिंपली एक डी लेकर बताया, आप ए के साथ भी कर सकते हो, आप एप्सिलॉन नॉट को भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो इसके सारे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। अब ये तो होगी बैटरी रिमूवल वाली बात। अब बात करते हैं किसकी, अगर आपने बैटरी को लगा रखा है, बैटरी अवेलेबल, मतलब आपने बैटरी को ऑलरेडी लगा ही रखा है, आपने हटाया नहीं वहाँ से, मतलब अपने पास वही वाला पिला वाला केस है। ये ऐसे से आपने चार्ज करा था, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और वी वोल्ट की बैटरी से आपने चार्ज करा था, प्लस माइनस। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। ठीक है, कैपेसिटेंस है सी। अब आपने ये लगा के रख रखा है, मैंने रिमूव नहीं करा, इसको लगा के रख रखा है। ठीक, अब इसको मैं डी को वापस इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डी को मैंने पहले भी आपको डी से अपने कंपैरिजन कर रहा है अपन, है ना। उस पहले वाले केस के अंदर भी मैंने आपको डी को इंक्रीज कर रहा था। अब मैं बैटरी बैटरी लगी हुई है और अब मैं डी को इंक्रीज कर रहा हूँ, अब मैं डी को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो क्या होगा। ठीक, तो देखो इस कंडीशन के अंदर जब आपकी बैटरी लगी हुई है, जब आपकी बैटरी लगी हुई है तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए, इन दोनों बीच के पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कांस्टेंट होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि अगर वी वोल्ट की बैटरी आपने लगा रखी है तो ऑब्वियसली इसको मान लो ये 0 वोल्ट पर है, नेगेटिव मान लेते हैं अपन, 0 पे है, तो ये कहाँ पर होगा, वी पे होगा, तो ये 0, तो ये भी 0, तो ये भी 0, ये वी, तो ये भी वी, ये भी वी, और ये भी वी। तो आप कुछ भी कर लो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल कितना रहने वाला है, वी ही रहने वाला है। तो जब आपकी बैटरी लगी रहती है, जब आपकी बैटरी लगी रहती है, बैटरी अवेलेबल वाले केस के अंदर या नॉट रिमूव्ड वाले केस के अंदर, आपका जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो बैटरी रिमूवल वाले केस के अंदर चार्ज कांस्टेंट होता था, बैटरी जब लगी हुई है तब आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो आप अगर चूंकि आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो शायद कैपेसिटेंस चेंज होगा, तो कैपेसिटेंस चेंज होगा तो चार्ज चेंज हो जाएगा। पिछली बार चार्ज चेंज नहीं हो रहा था, पिछली बार पोटेंशियल चेंज हो रहा था, इस बार पोटेंशियल कांस्टेंट है और चार्ज चेंज होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ डी को, डी को मैं बढ़ा रहा हूँ। डी क्या होता था, जो आपका सी है वो होता था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ से अगर आप जब डी को बढ़ा रहे हो तो यहाँ से डी बढ़ेगा, तो आपके पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या होगी, वो कम होगी, मतलब डिक्रीज, मतलब डिक्रीज होगी। वोल्टेज तो अपने को पता है कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि बैटरी मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, तो वी तो कांस्टेंट ही रहेगा। और क्या बच गया, क्यू बच गया। क्यू क्या होगा, क्यू होता है आपका सी इंटू वी, यही होता है। तो वी तो आपका कांस्टेंट है, वी तो आपका कांस्टेंट है। सी क्या हो रहा था, सी हो रहा है आपका डिक्रीज, तो आपका जो चार्ज है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, चार्ज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एनर्जी की बात कर लो, एनर्जी होती थी आपकी हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, ऐसे लिखते थे एनर्जी को। तो आपका जो वी है वो तो कांस्टेंट है ना,
आपका जो वी है वो तो कांस्टेंट है। सी क्या हो रहा है, सी हो रहा है कम, डिक्रीज हो रहा है ना, सी हो रहा है आपका डिक्रीज, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ई की बात भी कर लो। ई को क्या लिखते थे अपन, वी अपॉन डी, वी अपॉन डी। तो वोल्टेज तो आपका कांस्टेंट है, डी हो रहा है इंक्रीज, तो ई होगा आपका डिक्रीज, ई होगा आपका डिक्रीज। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने डी के साथ छेड़खानी करी है, आप ए को बढ़ाते जाओ, आप एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दो, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बैटरी, अगर आपको ऐसे केसेस पूछे जाए, है ना, कि आपने चार्ज कर दिया किसी कैपेसिटर को, उसके बाद आपने बैटरी हटा दी या बैटरी लगे रहने दी, उसके बाद आप किसी चीज़ को चेंज कर रहे हो, ए को चेंज कर रहे हो, डी को चेंज कर रहे हो, तो क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, क्या चीज़ डिक्रीज हो रही है, ये आपको पता लगना चाहिए। कैसे, कंपेरिजन से सीधा फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन कर लो इसी बात पे। आपके पास क्वेश्चन क्या है, ऐसा एक कैपेसिटर आपको गिवन है जो कि 10 वोल्ट पर इनिशियली अटैच्ड था, जो कि 10 वोल्ट पर इनिशियली अटैच था, प्लस माइनस, और इसके बीच में आपको डिस्टेंस गिवन है डी, बीच में डिस्टेंस गिवन है डी। आपको इसका सी गिवन है, सी आपको गिवन है कितना, 1/10 फैराड। ये आपको इसका सी गिवन है, किसका, इस कैपेसिटर का सी गिवन है, उसके बीच की डिस्टेंस डी गिवन है। ठीक है, वो आपको बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डी इज डिक्रीज्ड टू d/2। मतलब जब आपका जो डी है बीच में, बैटरी लगी हुई है, बैटरी रिमूव करने के लिए आपको नहीं बोला गया, तो जब बैटरी लगी हुई है, इसके बाद आप डिस्टेंस जो डी है उसको कम कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी या कितनी डिक्रीज होगी, ये आपको पता लगाना है। ये आपको पता लगाना, भाई इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, तो वो तो पता लगाना ही है कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कितनी होगी ये भी पता लगाना है। तो दोनों केस बना लो भाई। दोनों केस कैसे बनेंगे, एक पहला केस ये वाला है, बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, ठीक है, ये सी है ना, और बीच में डिस्टेंस डी है। तो अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो इसकी अगर एनर्जी लिखूँ मैं, तो क्या लिखूँगा, U इज इक्वल्स टू इनिशियल जो एनर्जी थी चेंज करने से पहले, वो क्या थी, हाफ सी वी स्क्वायर, ये थी हाफ सी वी स्क्वायर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ हाफ इनटू, इसका सी कैसे लिखूँगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, तो ये आपकी यू आई आ गई। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी, दूसरी जब आपने सिचुएशन चेंज कर दी, मतलब बैटरी तो आपकी अभी भी लगी हुई है 10 वोल्ट की प्लस माइनस, पर जो बीच में डिस्टेंस है वो अब d/2 हो चुका है, तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2, क्योंकि बीच में डिस्टेंस कितनी है अब, d/2 है। तो अगर इसकी मैं एनर्जी लिखूँ, यू फाइनल जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, सी कितना है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2 इंटू वी स्क्वायर, वी कितना है अभी भी 10 ही है, क्योंकि बैटरी लगी हुई है, इसलिए वी अभी भी 10 ही है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। तो चेंज निकालने के क्या करते हैं, यू एफ माइनस यू आई, ये क्या होगा आपका चेंज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यू एफ कितना है, ये, यू आई कितना है ये, तो निकाल लो कितना हो जाएगा। यहाँ से आप उसको देखोगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा यू एफ माइनस यू आई, हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू 10 का होल स्क्वायर, ये यू एफ था अपना, माइनस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d इंटू 10 का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ें होगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आगे, क्या आ जाएगा ये, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू 100 को बाहर निकाल लो, ये अंदर बच जाएगा 1 माइनस हाफ, ये आ जाएगा आपके पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू 100 इंटू 1 माइनस 1/2 हाफ, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आई वो कहती है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 50 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आपको कैपेसिटेंस की, इनिशियल कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन थी 1/10 फैराड, ये इसको कैसे लिखोगे, सी को ए एप्सिलॉन नॉट
अपॉन डी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/10 है। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, कितनी आ गई है 50 इंटू 1/10, ये आ जाएगी 5। तो 5 जूल, तो डेल्टा यू कितना है आपका 5 जूल आया, और ये प्लस में आया है तो इसका मतलब है आपकी जो एनर्जी वो पक्का इंक्रीज ही हुई होगी। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव में आई है मतलब आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो ऑब्वियसली बड़ी होगी, उसमें से कोई आपने छोटी चीज़ को डिक्रीज उसको रिड्यूस कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपकी जो वैल्यू है वो टोटल पॉजिटिव आ गई, तो उसका मतलब है इंक्रीज हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो आपका जो इंक्रीज हुआ है कितना इंक्रीज हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी +5 जूल से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और क्या हो सकता है, देखो कुछ पॉइंट्स जो आप नोट कर सकते हो वो हो सकते हैं, जैसे आप फर्स्ट पॉइंट लिखो u इज इक्वल्स टू क्या होता है हाफ CV², ये होता है। अगर मैं यहाँ पर इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट, इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट देन u ओनली डिपेंड्स ऑन u इज प्रोपोर्शनल टू c। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये u ये c, ग्राफ बनेगा इसका ऐसा। क्या बात समझ में आई? अगर v कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो u क्या हो जाएगा सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा c के, तो जैसे जैसे आप c बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका u बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, यहाँ पर आप c को कांस्टेंट कर दो, एक बार पिछली बार v को कांस्टेंट करा था, इस बार c को कांस्टेंट कर दो, तो क्या हो जाएगा u हाफ CV²। तो यहाँ पर c आपका कांस्टेंट, तो आपका जो u है वो किस पे डिपेंड हो गया, सीधा v² पे डिपेंड हो गया। इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पर u यहाँ पर v, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक, ऐसा ग्राफ बनता है इसका पैराबोला जैसा। ठीक है, ऊपर निकल गया कर्व में। ठीक, ये चीज़ें हो गई। ऐसे भी लिख सकते हो आप किसको, सेकेंड आप लिखो जो u है उसको आप लिख सकते हो Q²/2c, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप q को कर दो कांस्टेंट, अगर आपका q कांस्टेंट है तो जो u है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, c के। ठीक, तो इसका मतलब है आपका जो ग्राफ बनेगा u वर्सेस c वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। जैसे जैसे आप c को बढ़ाते जाओगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। और अगर आप c को कांस्टेंट कर दो, इस केस के अंदर पिछली बार अपन ने क्या करा था, q को कांस्टेंट कर दिया था, इस बार c को कांस्टेंट कर दो। c को कांस्टेंट करोगे तो आपके क्या हो जाएगा u इक्वल्स टू Q²/2c था, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो q पे मतलब आपका जो u है वो प्रोपोर्शनल है किसके, Q² के। तो जैसे जैसे आपका जो ग्राफ है, अब u यहाँ पर और यहाँ पर ये q है, तो जैसे जैसे आप q को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका जो u है वो स्क्वायर से बढ़ रहा है, तो ऐसा ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, तो ये u और q का ग्राफ हो गया। ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस करा था, बैटरी को रिमूव करके क्या होती है ना, बैटरी को रिमूव कर दिया या फिर नॉट रिमूव, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। एक और कंसेप्ट जो छोटा सा है इसके अंदर वो आता है फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एजेस ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड एट द एजेस ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखो होता क्या है, अपन ने देखा था ना अभी, जो आपकी प्लेट्स होती है वो कैसी होती है, ऐसी होती है, ये होती है ऐसे। तो देखा क्या जाता है कि अगर आपकी जो प्लेट्स है ना इसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, या डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब बहुत कम है तो बहुत अच्छी है, पर अगर डिस्टेंस आपका मतलब ठीक ठाक है या फिर आप बोल सकते हो कम नहीं है, जो अपने को करना होता है कैपेसिटेंस अच्छे से बढ़ जाता है अगर आप डिस्टेंस को कम कर दो। तो अगर ऐसा होगा ना, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो क्या होता है ना कि अपन मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, ऐसी होती है, मानते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्योंकि अपन इनको क्या मानते हैं, इन दोनों को अपन मानते हैं कि इन्फिनाइट प्लेन चार्ज ऑफ शीट्स हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से कोई प्लेन ऑफ चार्ज शीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लगती है। तो ऐसी परपेंडिकुलर लगा रहे हैं अपन, पर असल में देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो मैंने बनाई है यहाँ पर, अगर आपका डिस्टेंस काफ़ी ठीक ठाक भी है तो आपकी जो लाइन्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसकी एजेस पे, ये एज है ना इसकी, ये एजेस है यहाँ पर, तो ये ऐसे घूम जाती है, बेंड हो जाती है यहाँ पर, क्या हो जाती है, बेंड। तो यहाँ पर बेंडिंग हो रही है,
इसी बेंडिंग को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग। फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बट अपन क्या मानते हैं हमेशा कि जो आपका कैपेसिटर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होनी चाहिए। सारे फॉर्मूले अपन ने कैसे निकाले हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल मांगते हुए निकाले हैं। ठीक है, पैरेलल कैसे आई? क्योंकि अपन ने ये इन्फिनाइट शीट्स मानी थी। इन्फिनाइट शीट्स के लिए आपको जो डिस्टेंस है वो कितना कम करना चाहिए? बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है। तो अगर आपको फ्रिंजिंग को रिमूव करना हो, किसको? जो फ्रिंजिंग एक इफेक्ट है ना, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाती है। कैसे ऐसी हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड होने लगती है। उसको अगर आपको कम करना हो तो आपको जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इन ऑर्डर टू डिक्रीज द फ्रिंजिंग D, that is separation between the plates of capacitor should be very less। या आप मान सकते हो जो D है वो लगभग D टेंड टू 0 होता है, बस चिपकते ही नहीं है बस। तो उस केस में क्या होगा? आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बिल्कुल कैसी आएगी? बिल्कुल पैरेलल आएगी। कब है ये? जब आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो आपकी जो फ्रिंजिंग होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लो इस पर। क्या क्वेश्चन है कि दो प्लेट्स गिवन है, इस बार सर्कुलर प्लेट्स गिवन है इस बार। भाई ये भी तो प्लेट्स है ना, दोनों प्लेट्स हैं सेम एरिया की। इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है। ठीक है, आपको आर रेडियस गिवन है यहाँ पर और यहाँ पर रेडियस गिवन है। बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लो x है, बीच में डिस्टेंस x है। आपको बोला जा रहा है कि जब आपका जो r है वो 4r हो जाएगा तो मुझे कैपेसिटेंस को कांस्टेंट रखना है। कैपेसिटेंस को कांस्टेंट रखना है तो बताओ मुझे x को कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? क्यों? जब मुझे कैपेसिटेंस को कांस्टेंट रखना है। भाई अगर एरिया आपका ज़्यादा होगा, है ना, एरिया कम ज़्यादा होता है तो कैपेसिटेंस चेंज होता है। तो उसके लिए क्या कर रहे हो आप x को कम ज़्यादा कर रहे हो ताकि आपका कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहे। ठीक, तो दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं अपन। पहले केस के अंदर क्या हो रहा है? पहले केस के अंदर अगर अपन कैपेसिटेंस निकालें केस 1 के अंदर तो क्या आएगा? जब आर ई डिस्टेंस, जब आर ई उसकी रेडियस है तो होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी क्या है यहाँ पर? एक्स है ना, ये एक्स है। ठीक है, ये इतना है। यहाँ से ए क्या है आपका? पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स। ये आपका C1 है। इसको ही आपको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। मतलब आपका जो सेकंड केस होगा उसके अंदर भी आपका जो कैपेसिटेंस आना चाहिए वो भी इतना ही आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे x को चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड केस के अंदर अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूँ तो कितना आएगा? वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स अपॉन यहाँ पर y ले लेते हैं इस बार अपन, है ना, क्योंकि मैंने x को चेंज कर दिया। मान लो कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जो भी अपन पता लगाएंगे भी। तो y मान लेते हैं कि अभी दो जब इसका डिस्टेंस 4r हो गया, जब इसका डिस्टेंस 4r हो गया यहाँ पर, तो बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई? y हो गई। तो इसके हिसाब से क्या लिखोगे यहाँ पर? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन वाई। ए की वैल्यू क्या आई? ए की वैल्यू है आपके पास पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन वाई। यही आई। अब आपको पता है कैपेसिटेंस दोनों का इक्वल रखना है। मतलब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो सेम कर दो। क्या आ जाएगी ये? पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू पाई 4r का होल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन वाई। ठीक है, ये पाई से पाई कट गया, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्या आ गया? आर स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल्स टू 16r स्क्वायर बाय वाई। तो ये आ गया आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। आपका जो वाई आया वो क्या आया? 16 इंटू एक्स। 16 इंटू एक्स, तो 16 इंटू एक्स आया। इसका मतलब है आपका जो डिस्टेंस है वो आपने बढ़ा दिया। ठीक है, और बात समझ में आती है कि जैसे अपन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है, ये होता है कैपेसिटेंस। अगर आप रेडियस को बढ़ा रहे हो तो आपका मतलब आप एरिया को बढ़ा रहे हो। अगर एरिया को बढ़ा रहे हो तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो भी बढ़ना चाहिए। और कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए
कैपेसिटेंस को अगर वो बढ़ रहा है उसको कांस्टेंट रखना है आपको, तो आपको ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट भी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, अगर नेगेटिव इफेक्ट लगाना है तो डी को इंक्रीज करना स्टार्ट करो तो सी डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा ताकि ये कांस्टेंट रह जाए। तो आपको जो डी है वो क्या होना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 16 गुना बढ़ाना पड़ेगा, जो प्रीवियस डिस्टेंस था उससे। पहले x था तो इस बार आपको 16x करना पड़ेगा ताकि सेम कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको निकल कर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो ये वाला पार्ट है बैटरी वाला, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा अपना वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। ठीक है, सीरीज़ पैरेलल का नाम आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा। सीरीज़ में कनेक्ट होंगे या फिर वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो कैसे बिहेव करते हैं क्या कैपेसिटर, तो ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही।